Hello guys, welcome to ClatMax. My name is Saurav and today we are going to continue the current affairs series which we are doing for your CLAT examination. I told you in the part 1 itself that we shall be covering various parts for various months. Generally 3 से 4 वीडियो के अंदर हम हर महीने की जीके को कवर करेंगे and each and every part will be segregated into various areas. जैसे पार्ट 1 के अंदर हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस डिस्कस किया था, पार्ट 2 के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरनेशनल रिलेशंस, पार्ट 3 के अंदर इकोनॉमी वगैरह हम डिस्कस करेंगे. तो जो अलग अलग नीश एरियाज होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे. इसके दो रीजन है. पहला रीजन है सिनर्जी मेंटेन रहे कि मतलब प्रॉपर्ली आपको पता रहे आप कौन से टॉपिक्स आज पढ़ने वाले हो. और दूसरा रीजन ये है कि जनरली जो वन शॉट्स होते हैं, मतलब किसी भी महीने का अगर आपने वन शॉट बना दिया तो उसके अंदर एक आइडिया नहीं लग पाता कि किस तरीके के टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, किस तरीके के टॉपिक नहीं पढ़ाए जा रहे हैं. तो वी बेसिकली डिसाइडेड दैट वी आर लेफ्ट विद अ लॉट ऑफ टाइम टिल द क्लैट 2027 अराइव्स और बच्चों को एकदम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए, दैट टू इन अ मैनर जिसके अंदर प्रॉपर सिनर्जी मेंटेन रहे और वो अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर पाए. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू इंटरनेशनल रिलेशंस. इसके अंदर 3 टॉपिक होने वाले हैं. ज्यादा लंबा सेशन नहीं रहेगा, 30 से 40 मिनट के अंदर ये कवर हो जाएगा. इसके अंदर इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप, बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्शन हुए और तारिक रहमान का जो राइज हुआ बांग्लादेश के अंदर एज द प्राइम मिनिस्टर, ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, माई नेम इज सौरभ राज बिवाल. आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर एंड अ लॉयर बाय ट्रेनिंग, प्लस आई एम द founder of this organization named ClatMax Tutorials. Now moving forward with the contents of this particular lecture. तो इस लेक्चर के अंदर we shall be discussing इंडिया फ्रांस स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फर्स्ट. ठीक है, तो इंडिया और फ्रांस ने अपनी जो पार्टनरशिप है उसके लेवल को अपग्रेड किया है. दैट इन इज ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. तो पहले किस तरीके की पार्टनरशिप हमारी थी और अब हमने उसे अपग्रेड किया है. इनके फैसेट्स क्या होते हैं, इनके मीनिंग्स क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. और इंडिया और फ्रांस किन किन चीजों के ऊपर साथ मिलकर काम करने वाले इन द कमिंग ईयर्स, उसके बारे में हम बात करेंगे. उसके बाद में अगला जो टॉपिक होगा दैट विल बी रिगार्डिंग द बांग्लादेश इलेक्शन ऑफ 2026. तो बांग्लादेश का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखेंगे जिसके अंदर शेख मुजीबुर रहमान के बारे में बात होगी, फिर उनका डाउनफॉल कैसे हुआ, फिर उसके बाद में खालिदा जिया और शेख हसीना, ये 2 लेडीज थी जिनके बीच में पावर जो है वो सेग्रीगेटेड रहती थी या पावर शफल होती रहती थी इन बांग्लादेश. उसके बारे में हम बात करेंगे. यू मस्ट बी नोइंग दैट क्लैट बेसिकली आस्क अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द करंट अफेयर्स इश्यूज. सो ऑल द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स विल बी कवर्ड ऑफ दीज टॉपिक्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी तारिक रहमान हु हैज बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश. उनका राइज कैसे हुआ, पहले वो के अंदर थे लंदन के अंदर, उसके रीजंस हम देखेंगे. एंड फाइनली वी विल डिस्कस द इंडिया बांग्लादेश रिलेशन की किस तरीके से इंडिया और बांग्लादेश आपस में ट्रेड करते हैं और क्या क्या चीजें जिनके ऊपर ये दोनों कंट्रीज साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इंटरनेशनल चैलेंजेस क्या है इंडिया के पास. जैसे यूएस और चाइना आर मेजर चैलेंजेस फॉर इंडिया इफ वी टॉक अबाउट द बांग्लादेश पर्सपेक्टिव. तो ये सारी की सारी चीजें हम कवर करेंगे. एंड आई अश्योर यू दैट इफ यू स्टिक बाय दीज पर्टिकुलर वीडियोस यू वॉन्ट बी रिक्वायरिंग एनी अदर सोर्स टू प्रिपेयर फॉर योर जीके सेक्शन फॉर द क्लैट एग्जामिनेशन. और काफी सारी चीजें तो ऐसी है जो आपके करंट अफेयर्स के सेक्शन के साथ साथ लीगल और लॉजिकल के अंदर भी काम आती है या फिर इंग्लिश के अंदर भी ये चीजें काम आ सकती है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अपग्रेडेड इनटू स्पेशल ग्लोबल पार्टनरशिप. देयर वाज अ मीटिंग बिटवीन द फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन मुंबई. और यहाँ पे बहुत सारे डिस्कशंस हुए, बहुत सारे एरियाज के ऊपर काम करने के लिए दोनों देशों ने एग्री किया. वो सारी की सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. तो इसका इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो देयर इज द अपग्रेड ऑफ इंडिया एंड फ्रांस रिलेशंस इनटू a special global strategic partnership and this meeting happened on 17th of Feb 2026 in Mumbai. तो एक चीज ये यहाँ पे ध्यान में रखना कि ये जो मीटिंग है ये मुंबई के अंदर हुई है, दिल्ली के अंदर नहीं हुई है. जनरली जो ग्लोबल मीटिंग्स है वो दिल्ली के अंदर होती है, लेकिन ये वाली जो मीटिंग है इट टुक प्लेस इन मुंबई ऑन 17th of Feb 2026. उसके बाद में टॉक्स वर हेल्ड बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन. तो इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ गेसिंग ओवर हियर. और उसके बाद में जो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, इन दोनों के बीच में टॉक्स हुई है. तो इन दोनों लीडर्स के नाम आपको याद रखने हैं. उसके बाद में अपग्रेड बिल्ड्स ऑन द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्रिएटेड इन 1998. तो 1998 के अंदर इंडिया और फ्रांस ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर साइन किया था और अब हमने उसको अपग्रेड करके स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना दिया. तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है ये नीचे वाली जो पार्टनरशिप है जो हमने 1998 के अंदर बिल्ड की थी, इसके अंदर तो बेसिकली ये होता है कि दोनों देश आपस में मिलकर काम करेंगे, मतलब आपसी सहमति से काम करेंगे, ट्रेड वगैरह करेंगे. इतना सा सिनेरियो
सिनेरियो रहता है, लेकिन स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब यह है कि ग्लोबल इश्यूज के ऊपर भी दोनों देश साथ मिलकर काम करेगा। अब ग्लोबल इश्यूज की बात करें तो टेररिज्म इज अ मेजर इशू, मनी लॉन्ड्रिंग इज अ मेजर इशू, उसके अलावा मिलिट्री और ये डिफेंस है ये भी एक मेजर इशू है, इन्वायरमेंट इज अ मेजर इशू। तो इन सारी चीजों के ऊपर ये दोनों देश मिलके साथ में काम करेंगे। तो वी हैव अपग्रेडेड आवर पार्टनरशिप विद फ्रांस टू अ स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, पहले हमारी क्या थी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी जो हमने 1998 के अंदर साइन करी थी, फिर उसके बाद में 2026 के अंदर हमने इसे अपग्रेड करके इस चीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। नाउ गाइडेड बाय द हॉरिजन 2047 रोड मैप अडॉप्टेड ड्यूरिंग द 25th एनिवर्सरी ऑफ द पार्टनरशिप इन 2023। तो देखो 2023 के अंदर ये जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी फ्रांस की, उसकी 25th एनिवर्सरी थी, और उसके बाद में हम दोनों देशों ने लगभग 25 साल का और प्लान बनाया जिसको हम हॉरिजन 2027 का रोड मैप कहते हैं। 2047 जो है वो एक लैंडमार्क ईयर है बिकॉज इट विल मार्क द सेंटिनरी ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लगभग 25 साल भी पूरे हो जाएंगे ये 2023 वाली मीटिंग को, और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के भी लगभग 50 साल पूरे हो जाएंगे। तो इंडिया और फ्रांस के जो रिलेशंस है उनके लगभग 100 साल, बिकॉज जैसे ही हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी हमने फ्रांस के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर ली थी, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के भी 50 ईयर पूरे हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा साल आता है जहां पे बहुत सारी माइलस्टोन ईयर्स आ रहे हैं। तो हॉरिजन 2047 का एक रोड मैप बनाया गया था जिसके अंदर ये बोला गया था कि दोनों देश आने वाले समय में बहुत अच्छे से साथ में काम करेंगे, जिसके अंदर एजुकेशन भी है, न्यूक्लियर एनर्जी भी है, एंड लॉट मेनी फैसेट्स आर देयर व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द अपकमिंग स्लाइड्स। तो दिस इज अपग्रेड ऑफ इंडिया एंड फ्रांस रिलेशंस। ये चीज आप ध्यान में रख लेना कि स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर हमने इसे अपग्रेड कर दिया है। पहले नॉर्मल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी जो 1998 के अंदर साइन हुई थी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज रिगार्डिंग की आउटकम्स ऑफ द समिट। तो यहाँ पे देखो इंडिया और फ्रांस ने टोटल 21 मेजर एरियाज के ऊपर काम करने के लिए एग्री किया है। उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, 6 एरियाज है जिनके ऊपर इंडिया और फ्रांस मेजरली काम करेंगे, और उनके अलावा टोटल 15 एरियाज हो रहा है। तो टोटल 21 एरियाज के ऊपर दोनों देशों ने काम करने की बात करी है। तो सबसे पहला डिफेंस एंड सिक्योरिटी। फ्रांस हैज बीन सप्लाइंग अस विद राफेल एयरक्राफ्ट एंड अदर थिंग्स। ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर फ्रांस काफी हेल्प करता हुआ आया है हमारी, ठीक है, पिछले काफी सालों से। तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी के ऊपर दोनों देश और ज्यादा कोलैबोरेशन करेंगे। उसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स लाइक यूरेनियम जो न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के अंदर बहुत ज्यादा काम आता है, इसके ऊपर बात हुई है। देन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, टेक और इनोवेशन है। उसके बाद में स्टार्टअप्स एंड एआई है। ये दोनों चीजें तो साइड बाय साइड ही चलती है, तो दोनों देश मिलकर इनके ऊपर काम करेंगे। देन न्यूक्लियर एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शन। तो न्यूक्लियर एनर्जी, क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर दोनों देशों ने काम करने का सोचा है। क्लाइमेट एक्शन अब स्पेशल ग्लोबल पार्टनरशिप के रूप में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है। तो ये तो दोनों ग्लोबल इश्यूज हो गए ना, तो यहाँ पे भी ये देश काम करेंगे। एंड देन फाइनली एजुकेशन एंड मोबिलिटी, कि इंडिया जो है अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फ्रांस के अंदर पढ़ रहे हैं उनको बढ़ाना चाहता है, तो इसके बारे में भी बात हुई। तो दीज आर द 6 क्रिटिकल एरियाज। इनके अलावा भी टोटल 21 मेजर एरियाज के ऊपर बात इस मीटिंग के अंदर हुई है। तो दीज आर द की आउटकम्स ऑफ द समिट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो इंडिया और फ्रांस के जो रिश्ते हैं वो आज के नहीं, बहुत पुराने रिश्ते इन दोनों कंट्रीज के बीच में रहे हुए हैं। फ्रांस एस्टेब्लिश ट्रेडिंग सेटलमेंट्स इन पौंडीचेरी, कराईकल जो एक तमिलनाडु के अंदर जिला आता है, देन महे नाम की एक जगह है केरला के अंदर, और चंदरनगर नाम की एक इलाका है वेस्ट बंगाल के अंदर। तो यहाँ पे 17th सेंचुरी के अंदर ही फ्रांस ने ट्रेडिंग सेटलमेंट्स बना लिए थे। तो दिस इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 17th सेंचुरी मतलब 1600 वाला जो ईयर था, 1605, 1610, 1620, ठीक है, उस टाइम से ही फ्रांस इंडिया के अंदर प्रेजेंट था, और उन्होंने इन एरियाज के अंदर जैसे कराईकल विच इज इन तमिलनाडु, पौंडीचेरी आपको पता ही इट वाज अ फ्रेंच कॉलोनी, और पौंडीचेरी के अंदर फ्रांस का जो इन्फ्लुएंस है वो साफ साफ दिखता है। उसके अलावा महे नाम की एक जगह है केरला के अंदर, और चंद्रनगर नाम की एक इलाका है वो वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग सेटलमेंट पहले से एग्जिस्ट करते थे फ्रांस के, ठीक है। उसके बाद में डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो एस्टेब्लिश हो गए थे आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947। इंडिया के जो फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर थे उनका नाम भी पंडित जवाहरलाल नेहरू है, एंड ही वाज आल्सो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। सो ही वाज टेकिंग केयर ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी इनिशियली, ठीक है। तो 1947 में जैसे ही हमें आजादी मिली हमने फ्रांस के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस वगैरह स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद में 1962 के अंदर एक ट्रीटी ऑफ सेसेशन हुई है जिसके अंदर फ्रांस
फ्रांस ने अपनी जितनी भी टेरिटरीज इंडिया के अंदर थी वो इंडिया को ट्रांसफर कर दी थी। तो पौंडीचेरी को भी ट्रांसफर किया गया था और उसके अलावा जो भी टेरिटरीज फ्रांस के पास थी, इंडियन टेरिटरीज जो फ्रांस के पास थी, वो 1962 में एक ट्रीटी ऑफ सेसेशन साइन करके इन्होंने हमारे को ये टेरिटरीज वापस दे दी थी। ठीक है, सो दिस इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप व्हिच टुक प्लेस इन 1998, और इसके बारे में मैंने मेंशन भी किया था इन द इनिशियल्स और एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर। तो इंडिया एंड फ्रांस साइंड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 1998। मेन पिलर्स क्या थे? एक तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, मतलब फ्रांस के अंदर क्या चल रहा है इंडिया उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, और इंडिया के अंदर क्या चल रहा है इसके ऊपर फ्रांस इंटरफेयर नहीं करेगा। उसके बाद में इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कोऑपरेशन, तो ये दोनों देश जो है एक दूसरे की फॉरेन पॉलिसी को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सपोर्ट करेंगे, मतलब ऐसे पंगे नहीं अड़ाएंगे एक दूसरे के। तो ये मेन पिलर्स थे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के, और अब हमने इसको और ज्यादा अपग्रेड करके ग्लोबल स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना दिया। ठीक है, फ्रांस रिमेन्स वन ऑफ इंडियाज क्लोजेस्ट यूरोपियन डिफेंस पार्टनर्स। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में डिफेंस कॉपरेशन बहुत अच्छा है, और यूरोप के अंदर जितने भी डिफेंस पार्टनर्स इंडिया के उनमें सबसे बड़ा जो पार्टनर है दैट इज फ्रांस। तो दिस इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फ्रांस इन इंडिया। ये पहले से ट्रेडिंग सेटलमेंट्स अपने बना चुके थे बैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल एराज या फिर बिफोर द कॉलोनियल एरा इटसेल्फ। उसके बाद में हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन इनसे 1947 से चल रहे हैं, राइट आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस। उसके बाद में जितनी भी टेरिटरीज इनके पास थी इंडिया के अंदर, वो 1962 के अंदर इन्होंने एक ट्रीटी ऑफ सेसेशन के थ्रू हमें वो टेरिटरी सौंप दी, और फाइनली हमने 1998 के अंदर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इनके साथ बनाई, एंड दे आर वन ऑफ द मेजर और द क्लोजेस्ट यूरोपियन डिफेंस पार्टनर ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, दिस इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज डिफेंस कॉपरेशन। तो इंडिया और फ्रांस जो है वो डिफेंस के ऊपर बहुत ज्यादा कॉपरेट करते हैं। इसकी 2 स्लाइड्स होने वाली है, आपको ढंग से नोट डाउन करना है इन चीजों को। तो इंडिया एंड फ्रांस इनॉग्रेटेड द H-125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन इन कर्नाटका। इसके की फीचर्स क्या है? तो H-125 जो है ये कमर्शियल हेलीकॉप्टर है, इट इज नॉट अ डिफेंस हेलीकॉप्टर, ये कमर्शियल हेलीकॉप्टर है। इसकी एक असेंबली लाइन एस्टेब्लिश करी गई है। इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन एयरबस, जो फ्रांस की एक कंपनी है, फ्रांस की एक बहुत बड़ी कंपनी है एयरबस नाम की, और टाटा एडवांस सिस्टम्स जो इंडिया की एक कंपनी है। इन दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया, और ये कर्नाटका के अंदर एक हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन, मतलब जो नॉर्मल कमर्शियल हेलीकॉप्टर्स होते हैं ना उनकी असेंबली लाइन ये डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, इट इज फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया। इंडिया की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, मेड इन इंडिया। H-125 हेलीकॉप्टर्स आर एक्सपेक्टेड बाय 2027, अगले साल तक 2027 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेड इन इंडिया H-125 हेलीकॉप्टर्स हम बनाने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी सपोर्ट करता है। आत्मनिर्भर भारत के बारे में आपने सुना ही होगा कि लॉट मेनी थिंग्स आर देयर व्हिच इंडिया इज सपोजेडली थिंकिंग अबाउट अचीविंग, कि हम हमारे देश के अंदर ही प्रोड्यूस कर ले। तो उसके अंदर भी ये चीज आती है कि एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फ्रांस काफी आगे है। एयरबस इज अ वेरी बिग शॉट कंपनी, ठीक है, लेकिन इंडिया काफी पीछे है। तो इंडिया इस चीज के अंदर भी आगे आने वाला है, आना चाहता है इन द एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, और इसके अंदर फ्रांस इंडिया को बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर रहा है। अब अगला जो फैसेट है बी, यहाँ पे नंबरिंग आप देखते रहना, A-B-C-D से मैंने नंबर किया इन्हें, अगली स्लाइड के अंदर C और D होगा। तो अब अगली जो चीज है डिफेंस कॉपरेशन के अंदर, दैट इज मिसाइल एंड इंजन कॉपरेशन। तो इंपॉर्टेंट डिफेंस कोलैबोरेशन इंक्लूड BEL Safran joint venture to manufacture hammer missiles in India। इंडिया जो है काफी समय से मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काफी अच्छा काम कर रहा है। ब्रह्मोस वगैरह हमने डेवलप किया है, पृथ्वी आकाश ऐसे करके हमने डिफेंस या फिर मिसाइल्स हमने मैन्युफैक्चर करी है। तो हैमर नाम से एक मिसाइल है जो इंडिया बनाना चाह रहा है, और फ्रांस और जो इंडिया है ये दोनों मिलके साथ में काम कर रहे हैं इसके ऊपर। उसके बाद में मेंटेनेंस फैसिलिटीज फॉर लीप, दैट इज लीडिंग इंजन एविएशन प्रोपल्सन इंजन्स एंड राफेल M88 इंजन्स। तो इंडिया ने राफेल जेट्स वगैरह फ्रांस से खरीदे हैं। तो इनके इंजन्स का जो मेंटेनेंस है, अब मान लो कि कोई जेट है उसका इंजन थोड़ा बहुत मिसफंक्शन कर रहा है या मेल फंक्शन कर रहा है, तो उसको फ्रांस भेजा जाए और सही करवाया जाए। उससे बेटर तो ये है ना कि इंडिया के अंदर ही हम उसको सही करवा लें, या फिर इंडिया के अंदर ही एक ऐसी फैसिलिटी हो जो उसको सही कर सके। तो फ्रांस हमारी इसके अंदर भी मदद कर रहा है कि हम एयरक्राफ्ट तो लगातार फ्रांस से खरीद रहे हैं, लेकिन फ्रांस इस चीज के अंदर हमारी
ये हेल्प कर रहा है कि बेसिकली अगर उनके अंदर कोई मेंटेनेंस रिलेटेड चीज आए तो हम इंडिया के अंदर ही उनको मेंटेनेंस वगैरह कर ले, या फिर उनकी सर्विसिंग वगैरह जो भी चीजें हो वो इंडिया के अंदर ही कर ले। उसके बाद में दीज इनिशिएटिव्स स्ट्रेंथन डिफेंस सप्लाई चेन्स एंड इंडिजीनियस प्रोडक्शन। तो ये जो वेंचर्स है इनकी वजह से जो डिफेंस सप्लाई चेन्स है वो भी स्ट्रेंथन होती है, और उसके अलावा इंडिजीनियस प्रोडक्शन मतलब इंडिया के अंदर कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है वो भी प्रमोट हो रहा है, ठीक है। तो दीज आर द फर्स्ट टू एरिनाज ऑफ डिफेंस कॉर्पोरेशन, जिसके अंदर एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग आ गया और मिसाइल एंड इंजन कॉर्पोरेशन आ गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज रिगार्डिंग नेवल कॉर्पोरेशन। तो नेवी के ऊपर इंडिया और फ्रांस किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो फ्रांस कंटिन्यूज टू सपोर्ट इंडिया सबमरीन प्रोग्राम, ठीक है। सबमरीन्स वगैरह फ्रांस इंडिया को सप्लाई भी कर रहा है और इस प्रोग्राम के अंदर इंडिया की हेल्प भी कर रहा है। अब यहाँ पे डिलीवरी ऑफ 6th स्कॉर्पाइन क्लास मरीन सबमरीन्स जो INS वागशीर कहते हैं उसे, इन्होंने कर दिया है, ये जनवरी 2025 के अंदर ही डिलीवर कर दिया था। एंड फ्रांस विल कंटिन्यू कॉपरेशन इन सबमरीन डेवलपमेंट। तो इन फ्यूचर ये हमें सबमरीन डेवलपमेंट के अंदर भी हेल्प आउट करेंगे, और हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो मेंटेनेंस फैसिलिटी जो इन्होंने राफेल जेट्स के लिए किया है कि मेंटेनेंस फैसिलिटीज इंडिया के अंदर बनाने का इन्होंने बात करी है, जो हम पिछले स्लाइड के अंदर ही बात कर रहे थे, तो वो चीज ये कर सकते हैं। और हो सकता है इन फ्यूचर हम फ्रांस के साथ मिलके, इंडिया या फ्रांस दोनों साथ मिलके सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी काम करने लग जाए। उसके बाद में मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात करें तो इंडिया और फ्रांस जो है वो रेगुलर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते रहते हैं, जिनके नाम बेसिकली इंडियन ही है। इंडियन एंड फ्रेंच आर्मीज आर कंडक्टिंग दीज एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहला है वरुण, जो एक नेवल एक्सरसाइज है, शक्ति जो आर्मी नॉर्मल जो आर्मी होती है उसकी एक्सरसाइज है, और गरुड़ नाम से एक चीज है जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इन चीजों के नाम आप रख लेना, याद रख लेना कि वरुण जो है इट इज ए नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, शक्ति इज आर्मी एक्सरसाइज, एंड गरुड़ा इज बेसिकली एयरफोर्स एक्सरसाइज बिटवीन दीज टू कंट्रीज, ठीक है। सो दिस इज द डिफेंस कॉर्पोरेशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म। तो काउंटर टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, ग्लोबल मुद्दा ही रहा है। इट्स जस्ट लाइक द एनवायरमेंट एंड अदर इश्यूज। एक वो सी बैड राइज कर रहा है, वो एक ग्लोबल इशू है। उसके अलावा एनवायरमेंट एक ग्लोबल इशू है, और काउंटर टेररिज्म भी एक बहुत बड़ा इशू है, जिसके ऊपर ये दोनों देश साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो बोथ द कंट्रीज स्ट्रांगली कंडेम टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। दोनों देश ऐसे हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा कंडेम करते हैं। इंडिया तो बहुत ज्यादा विक्टिम भी रहा है ऑफ दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज। और उसके अलावा फ्रांस के अंदर भी, पेरिस के अंदर एक लिंडिट नाम से चॉकलेट आती है, ठीक है, उनका कोई कैफे था या शोरूम था, उसके ऊपर अटैक हो गया था, तो फ्रांस ने भी उसको बहुत ज्यादा कंडेम किया था। ये 2015-2016 की बात है, तो बहुत पुरानी बात हो गई है, बट फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर इस तरीके की चीजें जनरली देखी नहीं जाती। और इंडिया के अंदर तो कितने टेररिस्ट अटैक होते हैं आपको पता ही है। तो काउंटर टेररिज्म के ऊपर दोनों देशों का जो स्टांस है वो बहुत ज्यादा हार्श है, और दोनों देश बिल्कुल भी इसके सपोर्ट के अंदर नहीं है। मतलब देयर शुड बी नो टेररिज्म, इसके ऊपर दोनों देश कहीं ना कहीं अलाइन करते हैं, ठीक है। की इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें तो कोऑपरेशन बिटवीन इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड फ्रांस GIGN। तो इसका तो वैसे एक बहुत बड़ा सा फ्रेंच फुल फॉर्म है, बट इट इज एन एलीट पैरामिलिट्री टैक्टिकल यूनिट स्पेशलाइजिंग इन काउंटर टेररिज्म। तो ये दोनों मिलके साथ में काम करते हैं। इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है और उसके अलावा फ्रांस का GIGN है, विच इज अ एलीट पैरामिलिट्री टैक्टिकल यूनिट, ठीक है। ये दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं ऑन द एरिना ऑफ काउंटर टेररिज्म। उसके बाद में इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड जॉइंट ट्रेनिंग भी ये लोग करते हैं। मतलब कोई भी इंटेलिजेंस अगर फ्रांस को मिलती है रिगार्डिंग अ टेररिस्ट एक्टिविटी इन इंडिया, वो हमारे साथ शेयर करते हैं, या फिर हमें कोई रिपोर्ट मिलती है तो हम उनके साथ भी उसे शेयर करते हैं। उसके बाद में सपोर्ट फॉर द नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस हुई थी 2026 के अंदर, पेरिस के अंदर ही, ठीक है। तो इसको भी इन्होंने सपोर्ट किया। एंड फाइनली कोऑपरेशन थ्रू ग्लोबल प्लेटफॉर्म सच एज FATF। FATF जो है बेसिकली वो एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए काम करता है। और मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है टेररिज्म फंडिंग से, ठीक है। तो FATF के थ्रू भी ये कोऑपरेट करते हैं। वहां पे भी दोनों का स्टांस लगभग सेम ही रहता है। मतलब अगर किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट करवाना है बाय द FATF, जैसे पाकिस्तान को करवाया भी गया था एक टाइम पे, ग्रे लिस्ट के अंदर डलवा दिया था FATF की, तो वहां पे भी ये दोनों कंट्री साथ मिलकर काम करते हैं। तो दिस इज द सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एनर्जी एंड क्लाइमेट कोऑपरेशन। तो एनर्जी और क्लाइमेट जो है ये भी बहुत बड़े ग्लोबल इश्यूज है। इन दोनों के ऊपर भी दोनों देशों ने काम करने की
बात की, तो मैंने आपको ये बोला था ना, ग्लोबल पार्टनरशिप हमने बनाई है, ग्लोबल स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसका मतलब ये है कि पहले तो हम साथ मिलके काम करते थे, अब हम ग्लोबल इश्यूज के ऊपर भी साथ मिलके काम करेंगे, ठीक है। तो ये एक फर्क है दोनों पार्टनरशिप के अंदर। तो एनर्जी और क्लाइमेट है, ये भी अपने आप में एक ग्लोबल इश्यूज है। तो न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो फ्रांस बेसिकली सपोर्ट्स इंडियाज न्यूक्लियर एक्सपेंशन। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ इस तरीके से है। इंडिया एम्स फॉर 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाय 2047। इंडिया चाहता है कि 100 गीगावाट बिजली हम न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू बनाएं, और फ्रांस इसके सपोर्ट के अंदर है। उसके बाद में कॉपरेशन ऑन जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक जैतपुर नाम की जगह है इंडिया के अंदर, वहां पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना हुआ है, उसके वो सपोर्ट करने के लिए फ्रांस रेडी है। देन कोलैबोरेशन ऑन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एंड एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स, दीज आर बेसिकली द scientific terminologies for the reactors which are being used for nuclear power और nuclear energy और electricity production, ठीक है। इसके ऊपर भी फ्रांस हमारा हेल्प करेगा या हमारे साथ कोलैबोरेट करेगा। उसके बाद में क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी की अगर हम बात करें तो इंडिया एंड फ्रांस कोऑपरेट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट इनिशिएटिव्स लाइक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इंप्लीमेंटेशन, जो 2015 के अंदर हुआ था। 2015 के अंदर एक पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या फिर ग्लोबल गोल्स है वो डिसाइड किए गए थे, और दोनों कंट्रीज जो है वो इनके इंप्लीमेंटेशन के ऊपर काम कर रही है। उसके बाद में लीडरशिप इन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके ऊपर भी फ्रांस इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। एंड कॉपरेशन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, तो इंडिया के बारे में आपको पता ही होगा, वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑन सोलर एनर्जी, वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑन विंड एनर्जी, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल से आगे बढ़ के रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, और हमारे कार्बन एमिशंस को कम करने वाले जो गोल्स है उनको अचीव करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड फ्रांस इज रेगुलरली सपोर्टिंग इंडिया इन दीज इनिशिएटिव्स, एनर्जी और क्लाइमेट कोऑपरेशन, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस टॉपिक। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज स्पेस एंड एआई कोऑपरेशन। तो स्पेस जो है, यू नो, इसरो इज परफॉर्मिंग सिग्निफिकेंटली वेल एंड फ्रांस इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल इन दिस पर्टिकुलर एरिना। तो इंडिया एंड फ्रांस कोलैबोरेट क्लोजली इन स्पेस टेक्नोलॉजी। मेजर प्रोजेक्ट इस तृष्णा सैटेलाइट मिशन, एक तृष्णा सैटेलाइट मिशन है जिसके ऊपर दोनों देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर इंडिया ने नासा के साथ, इसरो ने एक नासा के साथ भी सैटेलाइट निकाला था, निसार नाम से एक सैटेलाइट था, ठीक है। उसी तरीके से फ्रांस के साथ निसार वाले मॉडल के ऊपर ही फ्रांस के साथ हम एक तृष्णा सैटेलाइट बना रहे हैं। इसरो और फ्रांस की जो एजेंसी है वो मिलके एक तृष्णा सैटेलाइट बना रही है जो थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग से रिलेटेड होगा। इट विल मॉनिटर द क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इट विल बी अ कोऑपरेशन बिटवीन इसरो एंड सीएनईएस विच इज द फ्रेंच स्पेस एजेंसी, ठीक है। इसरो और सीएनईएस साथ में मिलकर काम करेंगे, जैसे लास्ट ईयर नासा और इसरो ने निसार सैटेलाइट के ऊपर काम किया था। उसके बाद में डिजिटल एंड एआई कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो बोथ कंट्रीज लॉन्च्ड द इंडिया फ्रांस इनोवेशन नेटवर्क। इसके ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कनेक्टिंग द स्टार्टअप्स, इंक्यूबेटर्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तो स्टार्टअप्स तो आपको पता ही होगा, स्मॉल बिजनेसेस। इंक्यूबेटर आर द पीपल हु बेसिकली सपोर्ट्स द स्टार्टअप्स, एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो एफ&डी का काम करते हैं, मतलब आर&डी का काम करते हैं, सॉरी, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रेंथन द डिजिटल इनोवेशन। आपको पता है आने वाला जो जमाना है वो एआई और डिजिटल अरीना का जमाना है, तो इसके ऊपर एक दूसरे को सपोर्ट करना इनोवेशन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इंडिया हैज गॉट अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स, और इंडिया के टीसीएस और जोहो जैसी कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही है, इन्फोसिस, विप्रो बहुत अच्छा काम कर रही है, तो फ्रांस इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए हाँ कर रहा है। उसके बाद में प्रमोट सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल एआई गवर्नेंस, एंड फ्रांस ऑल्सो रिकॉग्नाइज इंडियाज लीडरशिप आफ्टर द इंडिया एआई इंपैक्ट समिट। ये हम अगले लेक्चर के अंदर या उसके अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इंडिया के अंदर जो एआई इंपैक्ट समिट हुई है, तो इसके अंदर इंडिया की एक ग्लोबल एआई लीडरशिप को फ्रांस कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज इंडिया हैज गॉट अ ह्यूज पॉपुलेशन विच कैन यूज एआई एंड ड्राइव द ग्रोथ ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे पास इंजीनियर्स की भी कमी नहीं है, हमारे पास इंस्टीट्यूशंस की भी कमी नहीं है। वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक विप्रो, इन्फोसिस, इनके बारे में मैंने बात करी है, टीसीएस भी है, ठीक है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो एआई के अंदर इंडिया एक मेजर प्लेयर बन सकता है। इंडिया शुरुआत में थोड़ा बहुत लैग बिहाइंड कर गया था इन एआई, बट नाउ वी हैव रियलाइज्ड आवर मिस्टेक एंड फ्रांस इज बेसिकली सपोर्टिंग अस इन द ग्लोबल लीडरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि कहीं ना कहीं हम इसके अंदर पीछे ना रह जाए इन द ग्लोबल लीडरशिप वाला सिनेरियो, ठीक है। तो दिस इज स्पेस एंड एआई कोऑपरेशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड,
with trade, investment and education. तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस इज एक्सपेंडिंग, ठीक है। बायलैटरल ट्रेड जो है वो लगभग 12.67 बिलियन यूरो तक पहुंच गया था 2024-2025 के अंदर, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। अगर डॉलर्स के हिसाब से देखें तो इट इज समथिंग लाइक 15 to 16 USD, ठीक है, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। उसके बाद में इंडिया इज अमंग टॉप फॉरेन, फ्रांस इज अमंग टॉप फॉरेन इन्वेस्टर्स इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर इन्वेस्टिंग की अगर बात करें तो फ्रांस जनरली टॉप के ऊपर रहता है। फ्रांस बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू अडॉप्ट द यूपीआई पेमेंट्स। इंडिया के जो यूपीआई पेमेंट्स है वो फ्रांस के अंदर चलते हैं, एंड इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू डू दैट। इट वाज द फर्स्ट कंट्री टू डू दैट इन यूरोप, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन का जो गोल इन दोनों देशों ने बनाया है, दैट इज 30,000 इंडियन स्टूडेंट इन फ्रांस बाई 2030। तो 2030 तक लगभग 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स फ्रांस की यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे होने चाहिए, ये भी गोल इन दोनों देशों ने बनाया। सो दिस इज रिगार्डिंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड एजुकेशन। आई गेस वी आर डन एंड डस्टेड। नहीं यार, एक टॉपिक रह गया है फ्रांस वाले इसके अंदर। तो जियोपॉलिटिक्स एंड ग्लोबल कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो फ्रांस सपोर्ट्स इंडियाज परमानेंट मेंबरशिप इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। फ्रांस इज अ परमानेंट मेंबर ओवर देयर, बट चाइना हर बार वीटो कर देता है। यूएनएससी के अंदर वैसे 15 मेंबर्स होते हैं, 10 तो रोटेटिंग बेसिस पे होते हैं और 5 जो है वो परमानेंट मेंबर होते हैं, और इंडिया जो है इसका परमानेंट मेंबर बनना चाहता है और फ्रांस इस इनिशिएटिव को लगातार सपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा दोनों देश कोऑपरेट करते हैं ऑन इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है इसके ऊपर दोनों देशों का कोऑपरेशन चलता है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मतलब ओशियंस को एक्सप्लोर करना, इसको इसकी जो फ्रीडम है इसको दोनों देश कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। इंडियन ओशियन स्टेबिलिटी को फ्रांस सपोर्ट करता है। ग्लोबल डिप्लोमेसी ऑन यूक्रेन, गाजा एंड अदर कॉन्फ्लिक्ट, इनके ऊपर भी इंडिया और फ्रांस का जो स्टांस है वो लगभग सेम सा ही रहता है। द पार्टनरशिप एम्स टू प्रमोट अ फ्री, ओपन एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। सो दिस इज द जियोपॉलिटिक्स एंड ग्लोबल कोऑपरेशन। आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा, काफी डिटेल के अंदर हमने ये टॉपिक कवर किया है इंडिया और फ्रांस वाला। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज द बांग्लादेश इलेक्शन 2026। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह भी हम देखेंगे और बाकी सारे के सारे रिजल्ट्स वगैरह, और वहाँ के जो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से रहता है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा की तरह उनके पास 2 हाउसेज है या सिंगल हाउस है। सिंगल हाउस है तो उसके अंदर नॉमिनेटेड मेंबर्स किस तरीके से होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस टॉपिक। तो बांग्लादेश इलेक्शन सक्सेसफुली टुक प्लेस इन 2026। तो यहाँ पे आप देखिए, बांग्लादेश हेल्ड इट्स जनरल इलेक्शन ऑन 12th of Feb 2026 फॉर द 300 मेंबर जातीय संसद, ठीक है। वहां की जो पार्लियामेंट हाउस है उसको जातीय संसद कहते हैं या फिर नेशनल पार्लियामेंट आप उसे कह सकते हो। इसके अंदर टोटल 350 मेंबर्स है। अब आप एक चीज सोचोगे कि यार इलेक्शन तो 300 मेंबर्स के लिए हुआ और यहाँ पे मेंबर्स लिखे हुए 300, तो देयर इज अ कैच ओवर हियर कि जो 300 मेंबर्स है वो तो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा का इलेक्शन नहीं होता जिसके अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, उसी तरीके से 300 लोग तो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। उसके बाद में 50 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर विमेन। बांग्लादेश के पार्लियामेंट के अंदर 50 सीटें विमेन के लिए रिजर्व्ड है, एंड दीज रिजर्व्ड सीट्स आर इलेक्टेड प्रोपोर्शनली बाय द इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। तो ये जो रिजर्व्ड सीट्स है विमेन के लिए, इनको कौन इलेक्ट करता है? ये जो डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं ना, ये जिस भी पार्टी से आते हैं, ये प्रोपोर्शनेटली इनको इलेक्ट करते हैं। तो इट इज अ राज्यसभा विद इन अ लोकसभा, समझ गए। जैसे राज्यसभा के अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से इलेक्शंस होते हैं ना, यहाँ पे 50 सीटें विमेन के लिए रिजर्व्ड है इन द जातीय संसद, और इन 50 मेंबर्स को ये जो डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स है ये प्रोपोर्शनेटली इलेक्ट करते हैं। प्रोपोर्शनेटली इलेक्ट करने का मतलब ये है कि जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट्स लाएगी उनकी सबसे ज्यादा इन रिजर्व्ड सीट्स के अंदर मेंबरशिप होगी, उसके बाद में अगली जो पार्टी है वो, उसके बाद में जो अगली पार्टी है वो, ठीक है। इस तरीके का सिनेरियो है। अब यहाँ पे देखो, डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स अगर सिर्फ 300 है तो मेजोरिटी का जो मार्क है वो ऑब्वियस सी बात है 151 ही होगा, ठीक है। तो अब पार्टी रिक्वायर्स 151 सीट्स टू सिक्योर अ सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश। तो यहाँ पे 151 सीटें किसी को जीतनी पड़ती है इन द जनरल इलेक्शन टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन बांग्लादेश, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्शन एंड पार्लियामेंट्री कंपोजिशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज रिजल्ट ऑफ 2026 इलेक्शन। 2026 के इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहा? तो एक बीएनपी नाम से पार्टी है विच इज लेड बाय तारिक रहमान, ठीक है। तारिक रहमान नाम के वहां के एक लीडर है, इनकी एक पार्टी का नाम है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है। इन्होंने
209 सीटें जीती है, तो 209 आउट ऑफ 300, सो इट इज मोर देन 2/3 ऑफ मेजोरिटी। मतलब जनरली तो सिंपल मेजोरिटी के लिए 151 ही चाहिए होता है, बट इन्होंने तो 209 सीट जीत दी, विच इज मोर देन 2/3। ठीक है, 2/3 भी 200 होता है, उससे भी ज्यादा सीटें ये जीत गए। उसके बाद में एक कोई अलायंस है वहां पे, जमात ए इस्लामी, जिसके अंदर टोटल 11 पार्टीज है। ठीक है, 11 पार्टीज का एक अलायंस है जिसको जमात ए इस्लामी कहते हैं। ये सेकेंड आए विथ 68 सीट्स। ठीक है, 68 सीटें जमात ए इस्लामी नाम के अलायंस ने जीती है, तो ये सेकेंड आए। उसके बाद में नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी नाम की एक पार्टी बनी थी आफ्टर द स्टूडेंट मूवमेंट, जिन्होंने शेख हसीना को बेसिकली रिमूव किया था आफ्टर अ प्रोटेस्ट। तो हर कोई विजय थालापति की तरह लकी तो नहीं होता है कि भाई एकदम से ही फर्स्ट इलेक्शन के अंदर इतने ज्यादा सीट्स वगैरह मिल जाए, स्ट्रगल करना पड़ता है। बीजेपी भी कोई टाइम पे सिर्फ 2 सीटें लाई थी, एंड नाउ डेज यू नो हाउ बिग ऑफ अ पॉलिटिकल फोर्स बीजेपी इज। ठीक है, तो स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था जिसके अंदर 2024 के स्टूडेंट मूवमेंट के थ्रू ये पार्टी बनी थी, नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी जिसे कहते हैं। इनके सिर्फ 6 सीट आई है। ठीक है, वोटर टर्नआउट है वो काफी अच्छा रहा इस बार। लास्ट इलेक्शन के अंदर तो वोटर टर्नआउट काफी कम था बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि जो विपक्ष है, मतलब एक तरीके से ऑपोजिशन पार्टीज है, उन्होंने बॉयकॉट ही कर दिया था इलेक्शन को, और साफ बोल दिया था कि शेख हसीना जो इलेक्शन करवा रही है वो बिल्कुल भी फेयर इलेक्शन नहीं है। लेकिन इस बार लगभग 60% वोट बांग्लादेश के अंदर गिरे, विच इज अ ह्यूज नंबर कंपेयर्ड टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ दिस कंट्री। इस कंट्री के अंदर जनरली इतने वोटिंग परसेंटेज नहीं होते हैं। ठीक है, दीज वर द फर्स्ट इलेक्शन आफ्टर द 2024 अपराइजिंग दैट रिमूव्ड शेख हसीना's गवर्नमेंट एंड एंडेड द आवामी लीग्स 15-year रूल। तो शेख हसीना की जो पार्टी है उसका नाम है आवामी लीग। ये 15 साल से राज कर रहे थे। शी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश फॉर 15 years ऑन अ ट्रॉट, एंड फाइनली शी वाज रिमूव्ड आफ्टर दिस स्टूडेंट लेड अपराइजिंग। ठीक है, स्टूडेंट ने एक अपराइजिंग करी, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करा, जिस वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, और मोहम्मद यूनुस हु इज द फाउंडर ऑफ बांग्लादेश कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, तो उनको नोबेल प्राइज विनर भी है। उन्होंने एक इंटरिम गवर्नमेंट संभाली थी लगभग 1.5-2 साल तक, एक केयरटेकर गवर्नमेंट को उन्होंने लीड किया था। एंड फाइनली शेख हसीना टुक एग्जाइल इन इंडिया। राइट नाउ शी इज इन इंडिया। इंडिया के अंदर कहां है नोबडी नोस। ठीक है, एग्जाइल का ऐसा ही होता है, पता नहीं रहता कि वो इंसान कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज वो एग्जाइल थोड़ी रहा। ठीक है, सो दैट इज द सिनेरियो। तो यहाँ पे अगर रिजल्ट्स की बात करें तो तारिक रहमान की एक पार्टी है बीएनपी, इन्होंने 209 सीटें जीती है। सेकंड नंबर पे जमात ए इस्लामी नाम का एक अलायंस है, इनके 68 सीट आई। और नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी, जिन्होंने वो वायलेंट प्रोटेस्ट किए थे जिसके थ्रू शेख हसीना को हटाया गया, इनके सिर्फ 6 सीटें आए और वोटर टर्नआउट लगभग 60% के आसपास था। तो दीज आर द रिजल्ट्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग गाइस, क्लैटमैक्स ट्यूटोरियल्स हैज कम अप विद देयर ओन CLAT related courses. Over here we are providing expert curated CLAT courses, जिसके अंदर सारी सारी हमारी टीम है वो टॉप 5 NLUs के मेंबर्स है। उसके अलावा पर्सनलाइज मेंटोरशिप हमारे यहाँ प्रोवाइड करवाई जाती है टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। हर बच्चे के ऊपर हम प्रॉपर्ली ध्यान देते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल इज बीइंग प्रोवाइडेड, और बच्चों को वो प्रिंटेड फॉर्म में अपने घर पे भी मिलता है। एंड अफोर्डेबल प्राइसिंग इज देयर, मतलब ऐसे कोई बहुत ज्यादा हाईली प्राइस नहीं है एज कंपेयर टू अदर कोचिंग इंस्टीट्यूशन हु आर चार्जिंग lakhs of rupees फॉर ऑनलाइन कोचिंग। हम इस तरीके से नहीं कर रहे हैं, वी आर वेरी अफोर्डेबल। इन ऑर्डर टू कॉन्टैक्ट अस या फिर विजिट अस या फिर इन कोर्सेज की डिटेल्स देखने के लिए या तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो, दैट इज www.clatmax.com, या फिर एक कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 8690131220। उसके अलावा यू कैन डाउनलोड आवर एंड्रॉइड एप्लीकेशन। सिंपली प्ले स्टोर के ऊपर जाके आपको क्लैटमैक्स टाइप करना, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। उसके अंदर सारी की सारी ऑफरिंग्स और बहुत सारे फ्री मटेरियल्स भी उनके अंदर पड़े हैं इस ऐप के अंदर, तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो दिस इज सम ऑफरिंग्स फ्रॉम आवर साइड। इफ यू वांट टू लुक फॉर इट यू कैन डू दैट। अदरवाइज नॉर्मली काउंसलिंग कॉल तो आप लगा ही सकते हो, मतलब फायदा ही होना है, कोई नुकसान तो होना नहीं है। तो यू कैन कॉल, मतलब ऐसे कोई जरूरी नहीं है कोर्स के अंदर इनरोल कर रहे हो तभी हम आपके साथ है। वी आर देयर विथ यू थ्रू आउट योर क्लैट जर्नी, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग विथ अस या फिर किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूशन के साथ भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर ओवर हियर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ बांग्लादेश पॉलिटिक्स। क्लैट जो है जनरली करंट इवेंट का पास्ट पूछता है, ठीक है, उसकी हिस्ट्री पूछता है, तो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इन चीजों के बारे में जानें। ठीक है, तो बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल स्टोरी है इट बिगिंस विद शेख मुजीबुर रहमान, जिनको फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है बांग्लादेश के अंदर। ये शेख हसीना के पापा है बेसिकली। ठीक है, तो ही प्लेड अ पिवोटल रोल ड्यूरिंग द 1971 लिबरेशन वॉर, जब बांग्लादेश अपनी
आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, ठीक है, तो ही प्लेड अ पिवोटल रोल ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर लिबरेशन वॉर या आज़ादी की लड़ाई, ठीक है। तो की डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें तो ही वॉज द लीडर ऑफ आवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान। ही चैंपियन ऑटोनॉमी फॉर ईस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, फिर 1971 के अंदर वहाँ पे लिबरेशन वॉर हुआ, पाकिस्तानी आर्मी ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज करना चालू कर दिया, मसाकर्स वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि लिबरेशन वॉर वहाँ पे स्टार्ट हो गया और इंडिया बेसिकली प्लेड अ डिसाइसिव रोल इन द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। इंडिया ने प्रॉपर अटैक किया था यहाँ पे और 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को इंडिया ने सरेंडर करवाया था और फाइनली बांग्लादेश को आजाद करवाया था, ठीक है। उसके बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बिकेम बांग्लादेश का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इन 1972। तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस ही बिकेम बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर, जो ऑब्वियस था, मतलब कोई इंसान इतना ज्यादा पॉपुलर ऑलरेडी वहां पे है और वहां की लिबरेशन और इंडिपेंडेंस को कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो इंसान अगर वहां का प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो शेख मुजीबुर रहमान बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश इन 1972। और यहाँ की आजादी कब हुई थी? 1971 के अंदर इंडिया पाकिस्तान का एक वॉर हुआ था 1971 के अंदर, जिसके अंदर इंडिया मेड अ डिसाइसिव विक्ट्री एंड फाइनली अ न्यू कंट्री वाज बीइंग फॉर्म्ड जिसका नाम बांग्लादेश है, ठीक है। तो ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अब इसके बाद में क्या होता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आने लग गई। अब शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया, डेमोक्रेसी से अलग जाके वहां पे एक वन पार्टी सिस्टम एस्टेब्लिश कर दिया जिसका नाम था बक्सल, ठीक है। बक्सल का जो फुल फॉर्म है दैट इज बांग्लादेश कृषक श्रमिक आवामी लीग। ये 1975 के अंदर इन्होंने एस्टेब्लिश की थी। ये चीज इंपॉर्टेंट है यार, ये पूछा जा सकता है क्लैट के अंदर। क्लैट इस तरीके के ऊट पटांग सवाल पूछता है तो ये देख लेना एक बार के लिए, ठीक है। तो इन्होंने वन पार्टी सिस्टम एस्टेब्लिश कर दिया वहां पे बक्सल नाम से, जैसे चाइना में नहीं चलता उसी तरीके से, ठीक है। उसके बाद में बक्सल के एस्टेब्लिशमेंट के जस्ट बाद इनको असैसिनेट कर दिया गया था एंड मोस्ट ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स वर असैसिनेटेड इन अ मिलिट्री कूप। तो इनकी भी हत्या कर दी गई थी, इनको भी जान से मार दिया गया था और ज्यादातर इनके फैमिली मेंबर्स को भी मार दिया गया था, ठीक है, इन अ मिलिट्री कूप। मिलिट्री कूप इज बेसिकली आर्मी टेकिंग ओवर द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री, जो पाकिस्तान के अंदर होता रहता है, बांग्लादेश के अंदर भी एक दो बार हुआ है। द इवेंट ड्रामेटिकली रीशेप्ड द बांग्लादेश पॉलिटिक्स। अब मिलिट्री कूप किसने किया और कौन पावर के अंदर आया वो हम अब देखते हैं। तो यहां पे एक जियाउर रहमान नाम के लीडर थे, ही वाज अ मिलिट्री कमांडर बेसिकली, ठीक है। तो ही टुक ओवर द पावर एंड एस्टेब्लिश द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो बीएनपी है, ये इन्होंने एस्टेब्लिश की थी, ठीक है। तो आफ्टर शेख मुजीबुर रहमान असैसिनेशन, मिलिट्री ऑफिसर जियाउर रहमान इमर्ज एज अ डोमिनेंट लीडर, ठीक है। ये एक डोमिनेंट लीडर बने और इन्होंने एक पार्टी बनाई बीएनपी, जो इस बार चुनाव जीती है, ठीक है। तो शेख मुजीब को मार के, ये उनका एक पिक्टोरियल डिपिक्शन है ये जियाउर रहमान का, हु वाज अ मिलिट्री लीडर। ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड फॉर्म्ड अ पॉलिटिकल पार्टी नेम्ड बीएनपी। ही फाउंडेड द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, प्रमोटेड बांग्लादेशी नेशनलिज्म रेदर देन बंगाली नेशनलिज्म, ठीक है। तो बंगाली नेशनलिज्म से अलग हटके ही स्टार्टेड प्रमोटिंग बांग्लादेशी नेशनलिज्म, ठीक है। बंगाली लोग तो इंडिया के अंदर भी रहते हैं ना, वेस्ट बंगाल के अंदर भी रहते हैं, तो उससे अलग इन्होंने अपना नेशनलिज्म वहां पे प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। ही स्ट्रेंथन्ड टाइज विद इस्लामिक कंट्रीज एंड चाइना। तो जैसे पहले शेख मुजीब के जमाने में बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो इंडिया से बहुत अच्छे थे, बट ही बेसिकली मूव्ड टुवर्ड्स द इस्लामिक कंट्रीज, क्योंकि बांग्लादेश इज अ इस्लामिक मेजोरिटी कंट्री, ठीक है। तो इस्लामिक कंट्रीज के साथ टाइज बढ़ाने चालू कर दिए और चाइना के साथ भी इन्होंने अपने टाइज वगैरह बढ़ाने चालू कर दिया। फाइनली क्या होता है कि भाई इनका भी असैसिनेशन हो जाता है, इनको भी जान से मार दिया जाता है इन 1981। इनकी डेथ कब होती है, इनका असैसिनेशन कब होता है? 1981 के अंदर। उसके बाद में हिज वाइफ खालिदा जिया एंटर्ड पॉलिटिक्स एंड इवेंचुअली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो जियाउर रहमान है, इनको मार दिया गया 1981 के अंदर और बाद में एंट्री होती है एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फिगर की बांग्लादेश के अंदर। हर नेम इज खालिदा जिया, जो तारिक रहमान की मदर है और जियाउर रहमान की वाइफ है, ठीक है। इनकी एंट्री होती है बांग्लादेश पॉलिटिक्स के अंदर। शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन 1981। ये टाइमलाइन आप लिखते रहना। 1981 के अंदर जियाउर रहमान को जान से मार दिया गया, मतलब असैसिनेट कर दिया गया और इनकी वाइफ पीएम बन जाती है 1981 के अंदर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हिच हैपेंड वाज कि वापस मिलिट्री रूल आ जाता है। इनकी खालिदा जिया की जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाती, ठीक है। और एक और मिलिट्री रूलर थे हुज नेम इज एचएम इरशाद, ठीक है। तो एचएम इरशाद अगेन टुक ओवर द कंट्री थ्रू अ मिलिट्री कूप, ठीक है। और इन्होंने खालिदा जिया को भी हटा दिया था और 1990
1991 तक बांग्लादेश के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, लगभग 10 साल के लिए कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। फिर 1991 के अंदर इट वाज द ईयर विच मार्क्ड द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हो चुका है। शेख मुजीबुर रहमान की ज्यादातर फैमिली को मार दिया गया था, बट शेख हसीना जिंदा बच गई थी। शी वॉज इन एक्साइल इन सम यूरोपियन कंट्री, शी केम बैक एंड खालिदा जिया केम बैक, और ये दोनों मेजर लीडर्स बनी जिन्होंने बांग्लादेश की आने वाली पॉलिटिक्स को शेप किया। ठीक है, तो फ्रॉम 1990s ऑनवर्ड्स पॉलिटिक्स बिकम डोमिनेटेड बाय टू राइवल लीडर्स। तो एक तो है शेख हसीना जो आवामी लीग जो है, मतलब जो शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी है उसकी लीडर थी, और खालिदा जिया शी इज द वाइफ ऑफ जियाउर रहमान जो मिलिट्री लीडर थे ना, जिन्होंने इनिशियल कूप किया था और शेख मुजीब को मारा था। तो ये दोनों लेडीज जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी लीडर्स बन गए, और इनके बीच में पावर जो है वो रीशफल होती रही। ठीक है, तो 1991 से लेके 96 तक खालिदा जिया गवर्नमेंट थी। उसके बाद में 96 से लेके 2001 तक शेख हसीना की गवर्नमेंट थी। फिर 2001 से लेके 2006 तक खालिदा जिया की गवर्नमेंट थी। तो ये तो वैसे ही जैसे राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत और वसुंधरा राज्य के बीच में होता रहता था, वो पावर शिफ्ट होती रहती थी। फिर उसके बाद में आता है शेख हसीना का एरा। 2009 के अंदर शेख हसीना बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। खालिदा जिया की गवर्नमेंट के बाद में शेख हसीना 2009 के अंदर पीएम बनती है, और फाइनली इनकी गवर्नमेंट 2024 तक चलती है। खालिदा जिया कभी कम बैक ही नहीं कर पाई वहां पे। ठीक है, उसके बाद में राइवलरी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस पॉलिटिकल राइवलरीज इन साउथ एशिया, क्योंकि लगातार दो ही लोग हैं जो पीएम बन रहे हैं, तो इट बिकेम अ वेरी इंटेंस पॉलिटिकल राइवलरी। ठीक है, सो दैट वाज द सिनेरियो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये चीज आप स्क्रीनशॉट कर लेना। खालिदा जिया भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है इन बांग्लादेशी पॉलिटिक्स। ठीक है, ये जियाउर रहमान की वाइफ है, हु वाज अ मिलिट्री लीडर हु बेसिकली डिड अ मिलिट्री कूप इन बांग्लादेश। और उसके बाद में एचएम इरशाद नाम के एक मिलिट्री रूलर थे, इन्होंने भी काफी साल तक राज किया, एंड फाइनली डेमोक्रेसी रिस्टोर होती है। और शेख हसीना 2009 से लेकर 2024 तक पीएम रहती है बांग्लादेश की। ठीक है, सो दिस इज अबाउट रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ टॉकिंग अबाउट द शेख हसीना एरा। शेख हसीना एरा किस तरीके से आया, और ये बेसिकली खत्म तो हुआ था एक स्टूडेंट लेड अपराइजिंग से, जो हम बात करेंगे एट द एंड ऑफ दिस स्लाइड। ठीक है, तो 2009 के अंदर ये पावर के अंदर आती है एंड रिमेन द पीएम अंटिल 2024, बिकमिंग बांग्लादेश लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर। तो यहाँ पे आप पहले वाली स्लाइड के अंदर भी देख सकते हो कि इनकी पहले भी गवर्नमेंट्स रही हुई है, ऐसी बात नहीं है। 1996 से लेके 2001 तक भी इनकी गवर्नमेंट रही थी, तो 5 साल तो वो हो गए। फिर 2009 से लेके 2024 लगभग 15 साल वो हो गए। तो शी हैज बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश फॉर टोटल 20 ईयर्स। ठीक है, 20 साल तक ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही हुई है। तो शी इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बांग्लादेश टिल डेट। ठीक है, अचीवमेंट जो है ऑफन हाईलाइटेड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्होंने स्टेबलाइज किया। उसके बाद में गारमेंट एक्सपोर्ट्स जो है, टेक्सटाइल और गारमेंट एक्सपोर्ट्स जो है, इसके अंदर बांग्लादेश को बहुत बड़ा लीडर या ग्लोबल लीडर कहीं ना कहीं इन्होंने बना के रख दिया, बिकॉज बांग्लादेश के अंदर बहुत कम रेट के अंदर बहुत अच्छी सिलाई वगैरह हो जाती है। लेवाइस वगैरह हो गए या फिर बहुत सारी ग्लोबल ब्रांड्स जो है बांग्लादेश के अंदर अपनी फैक्ट्रीज वगैरह चलाती है, और वहां पे बहुत सस्ते में बहुत अच्छे गारमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो गारमेंट एक्सपोर्ट्स को इन्होंने इंक्रीज किया। मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या तो खुद बनाए या फिर लोगों की हेल्प से मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी इन्होंने स्टार्ट किए। लेकिन इनकी जो गवर्नमेंट है उनको क्रिटिसाइज भी बहुत ज्यादा किया जाता था बिकॉज ऑफ अथॉरिटेरियन गवर्नेंस। मतलब शी वाज लाइक जो हूं मैं हूं, ठीक है, मेरे को बिल्कुल पावर से नहीं हटाया जा सकता है। उसके अलावा शी यूज्ड टू सप्रेस ऑपोजिशन पार्टीज, ये क्रिटिक किया जाता था इन्हें। और कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस भी होते थे, कई बार तो ऑपोजिशन जो है वो बॉयकॉट ही कर देता था इलेक्शंस को। इस तरीके की चीजें भी इनकी सरकार के दौरान हुई। द गवर्नमेंट वाज इवेंचुअली रिमूव्ड आफ्टर द 2024 स्टूडेंट लेड अपराइजिंग व्हिच फोर्स्ड हर टू लीव द कंट्री। तो फाइनली 2024 के अंदर एक बहुत बड़ा स्टूडेंट प्रोटेस्ट बांग्लादेश के अंदर हो गया एंड शी वाज फोर्स्ड टू लीव द कंट्री। एंड बेसिकली वहां पे एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई। मोहम्मद यूनिस वाज लीडिंग दैट इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, एक केयरटेकर गवर्नमेंट थी। और फाइनली 2026 के अंदर चुनाव होते हैं विच मार्क्ड द राइज ऑफ तारिक रहमान, जो खालिदा जिया के
बेटे हैं, ठीक है, जियाउर रहमान के और खालिदा जिया के ये बेटे हैं। तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज तारिक रहमान राइज एंड इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, ठीक है। तो तारिक रहमान किस तरीके से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को इन्होंने रिवाइव किया, पहले ये लंदन के अंदर एग्जाइल के अंदर थे, फिर ये वापस आते हैं, चुनाव लड़ते हैं 2 सीटों से और अपनी पार्टी को मोर देन 2/3 मेजोरिटी दिलाते हैं। तो इनके राइज के बारे में हम बात करते हैं और इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस की भी हम बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। दिस इज द थर्ड एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तारिक रहमान राइज की अगर हम बात करें तो आफ्टर द डेथ ऑफ खालिदा जिया इन 2025, खालिदा जिया के पास कोई पावर नहीं थी राइट फ्रॉम 1990s, ठीक है, लगभग 2004 के आसपास से ही इनके पास पावर नहीं थी, ठीक है, 2009 सॉरी, ठीक है, 2009 से खालिदा जिया के पास पावर नहीं थी और उससे पहले भी इनके हाथ से पावर चली गई थी। तो इनकी डेथ हो जाती है 2025 तक। फिर उसके बाद में अगर इनकी डेथ हो गई तो नेपोटिज्म तो चलता ही है पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। तो बीएनपी की जो पूरी लीडरशिप है वो उनके बेटे तारिक रहमान के पास आ गई, ठीक है। बीएनपी की होल लीडरशिप केम टू हिज सन नेम तारिक रहमान। ये एग्जाइल के अंदर थे लंदन में, ठीक है, यूके या लंदन के अंदर ये एग्जाइल के अंदर थे, ठीक है। और इलेक्शन से जस्ट पहले ये बांग्लादेश वापस आते हैं। 2 सीटों के ऊपर इन्होंने चुनाव लड़ा, एक तो बोगरा 6 और ढाका 17, ये 2 वहां की सीटें जिनके ऊपर इन्होंने चुनाव लड़ा और दोनों से चुनाव जीता, ठीक है। उसके बाद में ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द बीएनपी विक्ट्री और बीएनपी के टोटल 209 सीटें आई है, ये आपको पता ही है। इनकी गवर्नमेंट के पास मेजर चैलेंजेस क्या क्या है, एक तो इकोनॉमिक स्लो डाउन को इन्हें रोकना है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करने, क्योंकि बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए थे ना शेख हसीना की गवर्नमेंट को के ऊपर कि उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया है या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को वो यूज कर रही है इन ऑर्डर टू सप्रेस द वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन। तो इन चीजों को भी इन्हें रिफॉर्म करना है। उसके बाद में फाइनली पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन विद ऑपोजिशन ग्रुप, तो जो ऑपोजिशन कहीं ना कहीं हिम्मत हार चुका है या फिर ये सोच चुका है कि बांग्लादेश के अंदर हमारी सरकार नहीं आएगी, उनके अंदर भी एक नया फ्यूल भरने का काम इन्हें करना है। क्योंकि देखो गाइस, डेमोक्रेसी को ऑपोजिशन हमेशा स्ट्रांग बनाता है। ऑपोजिशन डेमोक्रेसी के लिए बुरी बात नहीं है, उल्टा अच्छी बात है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज दैट तारिक रहमान विल फेस, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिगार्डिंग इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। तो हिस्टोरिकल फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया प्लेड अ डिसाइसिव रोल इन बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस इन 1971। हमने पाकिस्तान को हरा के ईस्ट पाकिस्तान को कन्वर्ट कर दिया था बांग्लादेश के अंदर। तो इनिशियल टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग थे इन दोनों देशों के बीच में। मेजर एग्रीमेंट्स 1972 के अंदर हमने शेख मुजीब की लीडरशिप के अंदर और इंदिरा गांधी की लीडरशिप इंडिया के अंदर थी, हमने एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करी थी। फिर 2015 के अंदर जब मोदी जी इंडिया के पीएम बने तो इंडिया का लॉन्ग रनिंग लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा था बांग्लादेश के साथ, उसको हमने रिजॉल्व कर लिया। शेख हसीना और पीएम मोदी ने मिलकर इसको रिजॉल्व कर लिया। तो दीज आर द 2 मेजर एग्रीमेंट विच हैज टेकन प्लेस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। दीज एग्रीमेंट्स हेल्प्ड स्टेबलाइजिंग द बायलैटरल रिलेशन एंड रिजॉल्व द बॉर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट्स। तो ये जो एग्रीमेंट्स है इनकी वजह से बायलैटरल रिलेशंस भी हमारे काफी अच्छे थे और बॉर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट्स है वो भी हमने बहुत प्रॉपर्ली मैनेज कर लिए, ठीक है। उसके बाद में इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर जो है, अब जनरली कई बार इंटरनेशनल रिलेशन की जब बात आती है तो बॉर्डर को आप सच में ध्यान से पढ़ा करो, खास करके नेबरिंग कंट्रीज की अगर बात हो तो, ठीक है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। तो इंडिया और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है वो 4096.7 किलोमीटर की इंटरनेशनल बाउंड्री है, ठीक है। इंडिया की तो लॉन्गेस्ट है, ठीक है। इंडिया की पाकिस्तान के साथ भी इतनी लंबी बाउंड्री शेयर नहीं होती जितनी बांग्लादेश के साथ शेयर होती है। एंड फाइनली इट इज वर्ल्ड 5th लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर, ठीक है। दुनिया की ये 5वीं सबसे लंबी लैंड बॉर्डर है। और जब भी इंटरनेशनल रिलेशन नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड आते हैं तो बॉर्डर के बारे में पक्का सवाल पूछे जाते हैं, ये चीज आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। उसके बाद में अगर बॉर्डर से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं तो ये भी पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश कौन कौन से देशों के साथ अपनी बॉर्डर, कौन कौन से स्टेट्स के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो 5 इंडियन स्टेट्स के साथ बांग्लादेश की बॉर्डर लगती है। वेस्ट बंगाल है, आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। त्रिपुरा तो देखो बेचारा 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे बांग्लादेश दिख रहा है ना, तो ये त्रिपुरा है। तो ये तो 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो बॉर्डर की बात जनरली पूछी जाती है व्हेन वी डिस्कस द नेबरिंग कंट्रीज रोल, और या फिर आईआर हम डिस्कस करते हैं नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड। तो बॉर्डर की लेंथ है 4096.7 किलोमीटर। इट इज वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर और इंडिया की तो लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है। और इंडिया के 5 स्टेट्स इट्स बॉर्डर से लगते हैं, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो रिगार्डिंग इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस का इनिशियल
बैकग्राउंड. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया. साउथ एशिया मतलब ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ठीक है, ये जो इलाके हैं, भूटान, नेपाल भी इसके अंदर आ जाते हैं. तो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बांग्लादेश है इफ वी टॉक अबाउट साउथ एशिया. ठीक है, हमारा 2023-24 के अंदर $14 बिलियन का ट्रेड था. फिर 24-25 वहां पे देखो थोड़ी सरकार भी ऊपर नीचे हो गई थी ना 24-25 के अंदर. तो सरकार ऊपर नीचे होने के बावजूद भी हमने $13.51 बिलियन का ट्रेड किया है बांग्लादेश के साथ 2024-25 के ईयर में, जिस दौरान वहां पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी. ठीक है, सो इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर और आने वाले टाइम पे तो ये ऊपर ही जाना, नीचे नहीं जाना. ठीक है, इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश को? तो यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया और कॉटन एंड रॉ मटेरियल, ये चीजें इंडिया बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है. बांग्लादेश इंडिया को क्या एक्सपोर्ट करता है? तो गारमेंट्स हो गए, टेक्सटाइल्स हो गए और फुटवेयर हो गए. ठीक है, तो दीज थिंग्स आर देयर व्हिच आर बीइंग एक्सपोर्टेड बाय बांग्लादेश टू इंडिया. ठीक है, सो दीज आर अबाउट द ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इंडिया लगातार काम कर रहा है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी इंडिया लगातार काम कर रहा है और पावर रिलेटेड सेक्टर के ऊपर भी हम लगातार साथ मिलकर काम कर रहे हैं. ठीक है, तो सेवरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स स्ट्रेंथन द टाइज. इसके अंदर मेजर प्रोजेक्ट्स ये 4 है जो शुरुआत में लिखे हुए हैं. तो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट जो 1320 मेगावाट का प्लांट है. ठीक है, तो इट इज अ कोल फायर्ड पावर स्टेशन लोकेटेड इन रामपाल इन द खुलना डिवीजन ऑफ बांग्लादेश. तो बांग्लादेश के अंदर एक खुलना नाम का डिवीजन है, वहां पे ये पावर प्लांट बनाया. इट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडियाज एनटीपीसी जो थर्मल पावर कमीशन है इंडिया का, एंड द बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड जिसको बीपीडीबी कहते हैं. ठीक है, उसके बाद में इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन. तो इट इज अ 131.5 किलोमीटर क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन विच वाज इनॉग्रेटेड इन मार्च 2023. एनर्जी पाइपलाइन बोले तो कोई भी अगर डीजल या पेट्रोल वगैरह ट्रांसपोर्ट करना हो तो उसको हाई स्पीड पे ट्रांसपोर्ट किया जा सके, एक पाइपलाइन है बेसिकली. ठीक है, तो ये बनाई गई थी. इसका जो टोटल लेंथ है वो 131.5 किलोमीटर्स है. इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन भी इसे कहते हैं. मेनली डीजल और पेट्रोल के लिए बनी हुई है. मार्च 2023 के अंदर स्टार्ट करी गई थी. ठीक है, उसके बाद में अगरतला अखुरा रेलवे लिंक, तो 12.24 किलोमीटर का क्रॉस बॉर्डर प्रोजेक्ट है कनेक्टिंग त्रिपुरा टू गंगा सागर इन बांग्लादेश. तो मैंने आपको बताया था त्रिपुरा कहीं ना कहीं यहां फॉल करता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये त्रिपुरा है, 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है. तो यहाँ पे एक साइड इंडिया और 3 साइड बांग्लादेश, इस तरीके की त्रिपुरा की डायनेमिक्स है. तो एक क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट भी ये दोनों देश मिलकर बना रहे हैं. उसके बाद में मैत्री सेतु ब्रिज ओवर फेनी रिवर, तो एक 1.9 किलोमीटर लंबा एक ब्रिज बना रहे हैं जिसका नाम मैत्री सेतु ब्रिज है. एक फैनी नाम की रिवर है. इट विल बी कनेक्टिंग सबरून इन साउथ त्रिपुरा इंडिया विथ रामगढ़ इन बांग्लादेश. ठीक है, तो एक कोई रिवर के ऊपर भी ये ब्रिज वगैरह बना रहे हैं. ठीक है, इंडिया हैज आल्सो एक्सटेंडेड अराउंड 8 बिलियन इन लाइंस ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन बांग्लादेश. तो इंडिया ने बोला है कि आप 8 बिलियन यूएस डॉलर तक उठा सकते हो हमसे अगर कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आप कर रहे हो तो. ठीक है, सो दीज आर द इनिशिएटिव. अब शायद हम बात करेंगे रिगार्डिंग द जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस और द चैलेंजेस. ठीक है, कि जियोपॉलिटिकली बांग्लादेश हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है और चैलेंजेस क्या क्या है जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं. तो मेजर चैलेंज तो चाइना है और उसके अलावा यूएस को भी यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस लगातार बांग्लादेश के ऊपर बढ़ रहा है जो ना इंडिया के लिए अच्छा है. और यूएस एक ग्लोबल सुपर पावर बना रहना चाहता है तो यूएस के लिए भी ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है. ठीक है, तो बांग्लादेश इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एट द नॉर्दर्न एज ऑफ बे ऑफ बंगाल मेकिंग इट इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी. इंडिया की ईस्टर्न कंट्रीज के टूवर्ड्स, अब मतलब हमारे ईस्ट में जो कंट्रीज है उनके टूवर्ड्स एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी रही है, नेहरू जी के टाइम से रही है और बाद में तो इसे और ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया गया. और उसके बाद में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ऑल्दो इंडिया के अपने नेबर्स के साथ रिश्ते इतने अच्छे नहीं है क्योंकि चाइना भी तो एक मेजर प्लेयर आ जाता है ना. चाइना कहीं ना कहीं हमारे नेबर्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है और पाकिस्तान के साथ तो हमारे रिश्ते भगवान ही जाने मतलब कैसे चलते रहते हैं. ठीक है, तो बट स्टिल इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रही हुई है. तो इस वजह से बांग्लादेश हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाता है. ठीक है, मेजर एक्सटर्नल प्लेयर्स जो है तो एक तो चाइना है विच इज
इन्वेस्टिंग हैविली थ्रू इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अब लगातार पैसा दे रहा है ये किसी गरीब देश को, तो वो तो चाइना की तरफ इंक्लाइन होगा ना। तो हमारा कोई पड़ोसी देश जिसके साथ हम हमारी लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं, वो चाइना की तरफ अगर इंक्लाइन हो रहा है तो वो एक बुरी बात ही है हमारे लिए, ठीक है। तो इट इज अ मेजर चैलेंज। चाइना इज बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोर्ट्स इन बांग्लादेश, जो बहुत ज्यादा खराब है हमारे लिए, हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज्यादा खराब है। प्लस यूएस को चाइना की बढ़ती हुई पावर को रोकना है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बांग्लादेश किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, तो दे आर इंटरेस्टेड इन बांग्लादेश रोल इन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, इंकरेजिंग ढाका टू रिड्यूस रिलायंस ऑन चाइना। तो यूएस कहीं ना कहीं चाहता है कि चाइना के ऊपर अपनी रिलायंस को खत्म करे या कम करे। इंडिया से दोस्ती रख लो लेकिन चाइना से ना रखो, ठीक है। सो दैट इज द जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बांग्लादेश। आई गेस वी आर डन एंड डस्टेड विद दिस पर्टिकुलर lecture in which we covered the Bangladesh elections, India-France relations and the Tariq Rahman's rise and India-Bangladesh relations वगैरह हमने सारे देख लिए थे। फ्रांस के साथ रिलेशन, बांग्लादेश के साथ रिलेशन और वहाँ के इलेक्शन और बाकी सारे के सारे सिनेरियोज। थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस सेशन गाइज। सी यू विद द नेक्स्ट वन।